नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक पर्व तीजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को, विशेषकर सभी बहन बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। तीजा के अवसर पर जारी अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में तीजा त्योहार का विशेष महत्व रहता है, जो यहाँ के जनजीवन और परंपराओं में रचे बसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़ा 2 दिनों तक चलने वाला तीजा व्रत पर्व बीती रात करू भात खाने की रस्म के साथ शुरू हो गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सफल जीवन की कामना के साथ व्रत की शुरुआत की। गौरतलब है कि इस व्रत से पूर्व करू भात का सेवन किया जाता है, जिसके बाद अगले दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए आज प्रदेश की महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। ये व्रत चतुर्थी तक जारी रहेगा। हमारा देश उत्सव धर्मी संस्कृति का देश है। अधिकांश उत्सवों, तीज त्योहारों का संबंध हमारी कृषि संस्कृति से है। नई फसल की आमद को उत्सव का रूप दिया जाता है। हाल ही में हमने हरेली और पोला का पर्व मनाया और अब हरितालिका तीज का त्योहार मना रहे हैं। हरितालिका तीज को छत्तीसगढ़ में तीजा कहते हैं। तीजा त्योहार का संबंध सुहागिनों से है, जिसमें महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। कल हरितालिका तीज मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो करू भात खाने की परंपरा है उसको लेकर हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि करू भात क्यों खाते हैं। उपास रहे बनना ने वो शुरू से बचपना से पुरखौती से चला आवा थे। वो नियम धर अपना माँ बाप मानते और बेटी मन ला लेते तीजा पोरा दुनिया संगी जमुरिया सब ला देखता। उपास मतलब आज करू भात खाएंगे, कल उपास रहेंगे। और क्यों खाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? कारण नियम बना है। अब वो पहले वाला नियम का है, करे का पता है। अब वो नेंग निकाल दिए है। बचपना से जाना था करू भात, वो कोई नेंग नहीं है। शुरू से हम बचपना रहे तब से हमारे माँ बाप मन आ जाए, माँ बाप तो नहीं माँ जाए, माँ के साथ में कल लड़का जाते करू भात खाए। करू भात खाए के नियम है। करू भात खा के उपास थे और रात के ना दूध पीते, खीरा खा के उपास ल रही थे बोल के थे। तो इनका कहना है कि तीजा पर्व के पहले दिन करू भात खाने की परंपरा है, इसलिए ये करू भात खाते हैं। कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ वीआईपी न्यूज से पद्मा कुलदीप। तीजा का ही हिस्सा है करू भात। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान के लिए जाना जाता है, तो भात तो यहाँ के लोक जीवन का प्रमुख खाद्य है। इसके साथ परंपरा के तहत आहार में करेले की सब्जी ही ग्रहण की जाती है। करू भात खाने की परंपरा को लेकर आमजन में यह सवाल उठता है कि तीजा से पहले करू भात यानी करेले की सब्जी और चावल क्यों खाया जाता है। इस बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव से। ये व्रत वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु ये अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की ये परंपरा है कि तीज के दिन के एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले कड़ू भात खाया जाता है। कड़ू भात मतलब करेले की सब्जी उस दिन खाई जाती है। इस सब्जी को खाने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। वैसे तो हम करेले की सब्जी का नाम सुनकर सब कोई नाक भोग गोड़ने लगते हैं, परंतु करेला अपने पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। उसमें कई ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम के अलावा इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और करेला खाने का सबसे बड़ा जो एक रीजन होता है इस समय, क्योंकि यह हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म भूलन द मेज को छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रोत्साहन अनुदान देने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। भूलन द मेज के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा ने इस फैसले को फिल्म उद्योग के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने इस फिल्म के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। हमारे साथ भूलन द मेज के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा जी है। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं निर्णय को आप?
ये एक बहुत मैं कहूँगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, क्योंकि 20-21 सालों तक अभी तक हम लड़ रहे थे कि एक बड़ी नीति बने, फिल्म नीति बने, जिससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एक दिशा मिल सके। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और एक बड़ा निर्णय, ये जो फिल्म नीति के साथ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, सब्सिडीज़ और जो अनुदान राशि वगैरह की जो बातचीत हुई है, तो ये एक बड़ा निर्णय है सरकार का। और ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा फले फूले। फिल्म नीति को लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्रॉप तैयार किया था, अब घोषणा भी की है, कैसे देख रहे हैं कितना फ़ायदा जो है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को होने वाला आने वाले दिनों में? ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सी हिंदी फिल्में, बहुत सी वेब सीरीज़ और इसका सबका प्रोडक्शन वर्क जो है वो यहाँ पे होगा। और जिस तरीके की नीति बनी है उससे यहाँ के लोगों को जो काम में वृद्धि होगी। सर, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद हम लोगों ने देखा है कि OTT प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर पिक्चर जो है रिलीज़ हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस परिवर्तन को आप? देखिए, OTT एक कहना चाहिए एक सब्स्टिट्यूट ज़रूर है सिनेमा घरों का, लेकिन मैं अभी भी यही मानता हूँ कि फ़िल्म देखने का जो आनंद थिएटर में होता है, क्योंकि अब मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो एक कल्चर हो गया है, और वो कल्चर अभी ऐसा लगता है कि अभी हम मुश्किल समय में हैं, इस वजह से शायद थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी वापस से सिनेमा घरों में वही भीड़ आपको देखने को मिलेगी। सर, अब जो है जिम्मेदारी आपकी और 2 गुना बढ़ गई है। आने वाले दिनों में आप किस तरीके की पिक्चर बनाना चाहेंगे जो लोगों को पसंद आए, जिस तरीके से राष्ट्रीय अवार्ड आपको मिला है, और आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं आप? उम्मीद है मुझे कि आगे हम कुछ इस तरीके का फिर से कोई काम करें, कोई वापस से कोई ऐसी कहानी मिले मुझे। अभी हम कमर्शियल मूवीज़ पे ही काम कर रहे हैं, और वापस से जैसे ही मुझे कोई अच्छी कहानी वापस से मिलती है तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि एक फिर से समानांतर सिनेमा बनाया जाए और उसको भी इसी तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सके। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मनोज वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में उनकी कोशिश रहेगी कि लोगों को बेहतर फिल्म दिखाया जाए। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव आज मेकाहारा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मेकाहारा में बन रहे आधुनिक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। गौरतलब है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आधुनिक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग शुरू होने जा रहा है। ये विभाग ICU और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग लगभग बनकर पूरी तरह तैयार है। इसमें महिलाओं को निःशुल्क सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। चाहे वो सब हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो या मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हमारे मेडिकल कॉलेज हो, इसमें बेहतर सुविधाएं नागरिकों को उनके ही पैसे को जो वो टैक्स के रूप में देते हैं उससे मिल सके और उनको जेब से खर्चा ना करना पड़े। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि नागरिकों को लगता है कि प्राइवेट अस्पताल में हम जाएं तो ज़्यादा अच्छी हमारी सेवा होगी, साफ सफाई चमक धमक वहाँ ज़्यादा दिखता है। तो एक ये कदम है कि सरकारी व्यवस्थाओं में भी साफ सुथरी और अच्छी दिखने वाली भी व्यवस्था, और डॉक्टरों में गुणवत्ता की तो कोई कमी नहीं। कैबिनेट की बैठक में फिल्म सिटी को मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी अलग अलग राज्यों की फिल्म नीतियों का अध्ययन करने के बाद ही हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति बनाई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का फिल्म उद्योग एक नया आयाम हासिल करेगा। फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों को इसका फायदा भी होगा। सभी फिल्म बनाने वालों को अब श्रेणी के अनुसार प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 को आज मान्यता मिल गई है। आज छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये मूर्त रूप लेगा और छत्तीसगढ़ फिल्म से जुड़े हुए लोगों के लिए, चाहे वो कलाकार हों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, किसी भी विधा से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, कलाकारों के लिए और फिल्म बनाने वालों के लिए
कि नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड जीतेंगे। नेशनल अवार्ड में 1 करोड़ का प्रावधान है और इंटरनेशनल स्वास्थ्य अवार्ड बोलते हैं, उसके लिए 5 करोड़ तक का प्रावधान रखा गया है। तो मुझे लगता है कि फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत आकर्षक फिल्म नीति है। इस फिल्म नीति को बनाने से पहले पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति का अध्ययन करने के बाद बनाया गया और सबसे उत्कृष्ट फिल्म नीति है। सबके लिए यहाँ से एक नया आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलेगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है। वे भाजपा के 7 नेताओं की उस टीम का हिस्सा होंगी जिसका नेतृत्व केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टीम को वहां पहले से ही काम पर लगा रखा है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। साड़ी दुनिया का अनूठा परिधान है। इस परिधान में नारी का सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ खिल उठता है। राजधानी रायपुर में बिलासा हैंडलूम एक ऐसी शॉप है जहां साड़ियों का अनूठा संग्रह है जो फैशन और परंपरा की मिसाल है। रंग रसिया के रंगों से सजेगी छत्तीसगढ़ की साड़ियाँ। जी हाँ, देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग अब बिलासा हैंडलूम की साड़ियों में दिखाई देंगी। राजा रवि वर्मा वही चित्रकार हैं जिन्होंने हमारे देश के देवी देवताओं को कलर में मूर्त रूप दिया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान का कटोरा सिर्फ उम्दा चावलों के लिए ही दुनिया भर में मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी लोक कलाओं और अनूठे हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की समृद्ध हस्तकला की झांकी देखनी है तो बिलासा हैंडलूम आपके लिए एकदम सही जगह है, जहां आपको छत्तीसगढ़ की टसर सिल्क की साड़ियां एक नए अंदाज में दिखेंगी। फैशन पसंद महिलाओं को बिलासा हैंडलूम का टसर सिल्क साड़ियों का ये कलेक्शन जरूर पसंद आएगा। इसकी वजह है इन साड़ियों के बॉर्डर पर राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कृतियों का अंकन। बिलासा हैंडलूम में हमारे यहाँ 2 निफ्ट के डिजाइनर कार्यरत हैं। हम लोगों ने यहाँ राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी, उस पेंटिंग्स को आधार बना के उसी रंगों में, उसी डिज़ाइनों में चंद्रपुर के वीवर से हम लोगों ने साड़ियाँ तैयार की हैं। लगभग राजा रवि वर्मा की 10 पेंटिंग्स को आधार लेके हमने 10 डिज़ाइन की साड़ियाँ तैयार की हैं। उसका कैटलॉग भी हमने तैयार किया हुआ है और इसको हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिलासा हैंडलूम की ये साड़ियाँ छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर के बुनकरों के बेहतरीन हुनर और कारीगरी की मिसाल है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष की बात। मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसके साथ और राज्य बने, वो थे झारखंड, उत्तराखंड। पर छत्तीसगढ़ उन राज्यों से इस मामले में अलग था कि छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा उद्योग था उसकी शुरुआत हुई और बहुत शानदार शुरुआत हुई। एक फिल्म आई
मोर छैया भुइयाँ, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म निर्माण हुई। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2 फिल्में बन चुकी थी। वो 2 फिल्मों ने भी छत्तीसगढ़ में जो इतिहास रचा था, कही देबे संदेश और घर द्वार, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब मोर छैया भुइयाँ आई और उसकी व्यावसायिक सफलता हुई, तो फिल्मकारों को लगा कि हम अपनी बोली भाषा में फिल्में बनाएं। और 2000 से लेकर आज 2021 तक लगातार छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही है। बाकी राज्य जो हैं वो फिल्म के मामले में आगे नहीं आए। मध्य प्रदेश, जिससे हम अलग हुए, कहने को मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं देने की बात भी की, बहुत सारे फिल्मकार आए, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिल्में शूट भी की, पर वहाँ की चूँकि भाषा हिंदी है तो वहाँ पर हिंदी सिनेमा बना। पर छत्तीसगढ़ में चूँकि यहाँ की बोली भाषा छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा यहाँ पर विकसित हुआ और छत्तीसगढ़ सिनेमा अपने बूते विकसित हुआ। पर छत्तीसगढ़ सिनेमा के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ फिल्म की नीति बने और सरकार छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रोत्साहित करे। लगातार जो सिनेमा हॉलों की कमी और आईएनएक्स या पीवीआर जैसे सिनेमाओं में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को ना दिखाने को लेकर भी आंदोलन हुए और लोगों ने मांग की कि जिस तरह महाराष्ट्र में, जिस तरह साउथ में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा को स्थान मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, अनुदान मिलता है, वो यहाँ भी मिले। भूपेश बघेल की सरकार ने ये घोषणा की कि हम यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएंगे। उसके पहले रमन सिंह की सरकार ने फिल्म विकास निगम बनाया। इस सरकार ने भी फिल्म को लेकर बातचीत की और कहा कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे। बहुत सारे फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि फिल्म सिटी बने, पर फिल्म सिटी के साथ साथ फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जैसा कि पूना में है उस तरह का संस्थान बने। यहाँ नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है तो उस नाटकों की परंपरा के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरह नाट्य विद्यालय बने, तो प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। पर पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ के फिल्मकारों ने अपने से सीखकर जो कुछ निर्मित किया, उसमें एक फिल्म आई भूलन द मेज, संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पे बनी यह फिल्म, जिसे मनोज वर्मा ने बनाया। इस फिल्म ने एक ट्रेंड को बदला और जब इसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला तब यहाँ के फिल्मकारों को लगा कि फिल्म इस तरह भी बननी चाहिए। फिल्मकार लगातार जिस तरह की फिल्में बना रहे थे वो व्यावसायिक फिल्म की तरफ जा रहे थे और एक अंधी दौड़, जो मुंबईया फिल्म थी उसकी अंधी दौड़ की तरफ भी कुछ लोग थे। पर यह फिल्म भूलन द मेज ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज सरकार ने जो छत्तीसगढ़ फिल्म नीति की अनुमति दी है, जिसमें उसका प्रमुख उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तथा जो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा है और सांस्कृतिक स्थल है उनमें फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिलाने के लिए फिल्म नीति की अनुमति दी गई। जब कैबिनेट की बैठक हुई, भूपेश बघेल की कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो प्राइम कैटेगरी है, जिसमें राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि की जो सर्वोत्तम फिल्म होगी, उसके निर्देशक को, अभिनेता को, अभिनेत्री को राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि के मापदंड हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए की राशि किसी भी कैटेगरी में देने का आज निर्णय लिया गया है। चूँकि अभी हमारे यहाँ की एक ही फिल्म है भूलन द मेज, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर यह दर्जा हासिल किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत भूलन द मेज को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। दरअसल हम इस पूरी फिल्म मेकिंग में हमको जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के फिल्मकार किस तरह से फिल्म बना रहे हैं। उनके पास अपनी परंपरा थी, उस परंपरा के साथ साथ उनका अपना जो कुछ उन्होंने अफोर्ड किया था बम्बई जाकर, या जो कुछ उन्होंने सीखा था, उस सीख के जरिए उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। पर उनके पास एक अलग अलग तरह के अनुभव भी थे और उस अनुभव में को वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ की विविधता उसमें दिखे। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक विविध आयाम हैं, जिसमें उन्होंने सिरपुर, बायसन माड़िया,
गोटूल, डोकरा आर्ट तथा बैगा पे केंद्रित लघु फिल्म और व्रत फिल्म बनाने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि इस तरह की फिल्में बने। छत्तीसगढ़ में अपार खनिज संपदा है, वन संपदा है, प्राकृतिक स्थल हैं, सारा कुछ जो है छत्तीसगढ़ में है। पर बावजूद इसके यहाँ के फिल्मकारों के लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है कि वो जब फिल्म बनाएं तो सरकार ने जो पैरामीटर तय किए हैं तो उस मापदंड पर भी कहीं फिल्में बने। अभी तक जो फिल्में बनी हैं, अगर हम मनोज वर्मा की फिल्म को छोड़ दें या हम और एक दो फिल्मों को छोड़ दें, तो जो बाकी फिल्में हैं वो उस स्तर को कहीं टच नहीं करती। तो ये फिल्मकारों की भी जवाबदारी है कि वो सिनेमा के नाम पर क्या परोस रहे हैं। अभी सिनेमा बदल रहा है। अभी जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है, सिनेमा का कंटेंट बोल्ड हुआ है। अब कहानी सिनेमा में हीरो है, जिसके पास जितनी अच्छी कहानी होगी, मौलिक कहानी होगी, विविधता से भरी कहानी होगी, लोग उसको देखेंगे। अब वो दौर चला गया जो एक दौर था हीरोइज्म का, अब कहानी हीरो है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो निर्णय लिया है बोली भाषा क्षेत्र को बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ेगा जब भूलंदा मेज जैसी फिल्में बनेंगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान होगी। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद रायपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने की। 4 फिल्म फेस्टिवल हुए, जिससे बहुत सारे नए फिल्मकारों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे देश दुनिया के लोगों से मिलने मिला। तो यहाँ पर एक फिल्म फेस्टिवल लगातार हो, सरकार जैसे गोवा में होती है और अन्य राज्यों में होता है उस तरह के फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करे। सरकार फिल्म प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाए, नाटकों के लिए नाट्य विद्यालय बनाए और तमाम कलाओं को, जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, जो हमारी अपनी कलाएं हैं, उनके प्रमोशन के लिए संस्कृति विभाग के माध्यम से बहुत सारी अकादमियां बनने वाली हैं। उन अकादमियों में भी इनके लिए जगह हो। निश्चित रूप से सरकार का जो फैसला है उससे अच्छे फिल्मकारों को छत्तीसगढ़ आने का मौका मिलेगा और वे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में यहाँ की संस्कृति पे फिल्में बनाएंगे और लोग देश दुनिया में छत्तीसगढ़ को उसी तरह देख पाएंगे जैसे बहुत सारे राज्यों को, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जहाँ की फिल्में की बात लोग करते हैं। बहुत सारे देश भी ऐसे हैं जो ईरान जैसे देश हैं, वहाँ पर भी फिल्में बनती हैं जिसकी पूरी दुनिया में बात होती है। तो अगर हमारे फिल्मकार बहुत गंभीरता के साथ अच्छी विषय वस्तु लेकर, छत्तीसगढ़ की मौलिक कहानियों को लेकर, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की लोक कला को लेकर अगर फिल्में बनाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसला लिया है और वो जो सरकार चाहती है उसकी मंशा के अनुरूप फिल्मकारों को भी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के अब हर जिले में अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम शासकीय स्कूल खुलेंगे। प्रदेश में अभी 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल खोले जा रहे हैं, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब सरकार हिंदी माध्यम के शासकीय स्कूल भी हर जिले में खोलेगी। इसी बीच शिक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं, जहां पूर्व मंत्री ब्रजमोहन ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के महान लोगों के नाम पर स्कूल खोलकर उन्हें बदनाम कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि स्कूल पालकों की मांग पर खुल रहे हैं, जिसका स्वागत सबको करना चाहिए। देखिए, बहुत बुरी हालत है। छत्तीसगढ़ में 150 से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं और उन 150 जहाँ पर अंग्रेजी स्कूल खोले गए वहाँ पहले से हिंदी मीडियम के स्कूल थे। अंग्रेजी स्कूलों के लिए अलग से टीचर की भर्ती नहीं की गई है और लगभग मेरी जानकारी में 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। अगर ये खाली कम से कम, पहले राजीव गांधी अन्याय योजना के नाम से राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी जी को बदनाम किया गया, लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, 4 किस्त में दिया जा रहा है। और स्वामी आत्मानंद जी अध्यात्म के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है। कम से कम उनके नाम से जो स्कूलें खोली जा रही है उनमें तो लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में, वहाँ के शिक्षकों के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल सभी जिला मुख्यालयों में। जब इन स्कूलों से बहुत अच्छे परिणाम मिले, लोगों ने बार बार मांग की, तो ब्लॉक स्तर पे भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल शुरू किए गए और अब लोगों की मांग पर
बालकों की मांग पर कांग्रेस की सरकार स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल भी खोलने जा रही है। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े खर्च से बालकों को बचाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहल है। इसका व्यापक स्वागत समाज के हर वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं गरियाबंद से जुड़ी खबर की। गरियाबंद जिले के सढौली गांव में वीर शहीद भृगुनंदन चौधरी की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर, एसपी, सीआरपीएफ के कमांडर, सीआरपीएफ के जवान और ग्रामीणों ने शहीद भृगुनंदन चौधरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि भृगुनंदन चौधरी सीआरपीएफ के बेहद बहादुर जवान माने जाते थे। देश की मिट्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने का सपना लेकर सीआरपीएफ ज्वाइन कर वे अपनी शौर्य गाथा लिखकर चले गए। भृगुनंदन चौधरी ने सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद कई नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था। 8 सितंबर 2012 को नक्सली मुठभेड़ में वे शहीद हो गए थे। मरणोपरांत सीआरपीएफ ने उन्हें कृति चक्र से सम्मानित किया था। ये पदक पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और देश के दूसरे शहीद जवान हैं। शहीद दिन पे आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। उल्लेखनीय बात है कि इस गांव से 70 लोग पैरामिलिट्री फोर्स में हैं और पूर्व में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग पैरामिलिट्री जाते रहे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा गांव है। आज का जो कार्यक्रम था उसी तारतम्य में रखा। अब रुख करते हैं कांकेर से जुड़ी खबर की। कांकेर जिले के जुनवानी पाकुर कला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीते 2 माह पूर्व बनी डामर की सड़क अब जर्जर होकर उखड़ने लगी है। सिर्फ 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क में अब गड्ढे साफ साफ नजर आ रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता का कहना है कि ऐसे मामलों पर जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। डामर डालने के बाद में इन लोग सीमेंट डाला, जैसे डामर उखड़ रहा था वैसे ये सीमेंट डाले उसके बाद में अब वही डाल के अभी फिर उखड़ रहा है। उखड़ने के बाद में अभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं लोग। तो हम लोग बोले तो हम लोग क्या बोला कि जहाँ जितना से ऑर्डर आया उतना ही लगाएंगे, हमारा मर्जी से, आप लोग बोलने नहीं सकोगे, ऐसा बोल दिया। आप विरोध भी नहीं किया हम लोग उतना, तो हमारा मर्जी से करेंगे बोला, तो हम लोग क्या विरोध करेंगे। हम राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शहर के ऐश्वर्या विंडमिल इलाके में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई है। फाफाडी स्थित रायपुर गैस एजेंसी का मैनेजर लूट का शिकार हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही खम्मारडी पुलिस मौके पर पहुंची। दिन दहाड़े हुई इस लूट से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक रायपुर गैस एजेंसी का मैनेजर सुरेंद्र पाल सिंह अपने मालिक के घर से 1,82,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 लुटेरे उनसे पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है। मेरे साथ लूटपाट हुई है। क्या काम करते हैं? मेरा बैग छीन के भाग गए। कौन, कितने लोग थे, कैसी घटना हुई? 3 लड़के लोग थे सब ना, और 2 बाइक पे थे, एक नीचे खड़ा हुआ था, पीले शर्ट पहने हुआ था, लंबा सा था। मेरे पूछा कि विधानसभा रोड किधर जाता है, मैंने कहा उधर से जाता है। आगे बढ़ने लगा तो मेरा बैग ऐसे झीका और मेरे ये खून भी निकला है और मैं गिर गया। मैंने पकड़ने की उनसे कोशिश की, मैंने वैसा डगमाया, फिर भाग गए। 1,82,000 बैंक में जमा करने जा रहा था। किसके पैसे थे वो? रायपुर गैस कंपनी के। ये खमारडी थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे ऐश्वर्या विंड मिल से वो है जो रायपुर गैस एजेंसी में काम करने वाला एम्प्लॉई है, अपने यहाँ मालिक के यहाँ से पैसा लेके 1,82,000 रुपये बैग में लेके जा रहा था। उसी में रास्ते में 3 लोग बाइक सवार थे, उसको रास्ता पूछने के बहाने रोके और रोकने के बाद में फिर उसके बैग को छीन के भाग गए हैं। 1,82,000 रुपये था उसमें। अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ में अज्ञात आरोपी पता तलाश किया जा रहा है। 3 लोगों के होने की जानकारी मिली है, बाइक में थे बता रहे हैं, और उनको कुछ हुलिया वगैरह मिला है। हमारी टीमें लगी हुई है, पता तलाश कर रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।